नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस पेपर 24 जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी टेट, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीएससी, आरओ और हाई कोर्ट जैसे एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में कार्बोनेट वाले पेयजल पदार्थों की पहली बार वाणिज्यिकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, वाणिज्यिकरण मतलब कॉमर्शलाइज्ड, कॉमर्शियलाइज्ड। आप कार्बोनेटेड पेयजल कार्बोनेटेड बेवरेज बोलते थे। किसके द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया गया? जीन पियरे सावेज, विलियम वारियल, जोसेफ प्रिस्टले, जैकब स्वैपे। तो जैकब स्वैपे द्वारा फर्स्ट टाइम 18th सेंचुरी में कार्बोनेटेड बेवरेज को कॉमर्शलाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? Which air pollutant combines with the hemoglobin to supply oxygen to the organ? Sulfur dioxide, ozone, carbon monoxide, carbon dioxide। तो कौन सा वायु प्रदूषक है जो हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन की आपूर्ति को घटा देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा वायु प्रदूषक है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, और कम हो जाएगी तो अंगों तक वो इतनी आपूर्ति नहीं कर पाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऐसा वायु प्रदूषक है जो हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन की आपूर्ति को घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गन कार्टन है? कैल्शियम फास्फेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेलुलोज सल्फेट। तो कौन सा गन कार्टन है इनमें से? तो सेलुलोज जो नाइट्रेट है वो गन कॉटन बोलते हैं इसे। और सेलुलोज नाइट्रेट का यूज कहाँ पे होता है? आपका विस्फोटक जो होते हैं, यह एक विस्फोटक का कार्य करता है। रॉकेट में यूज होता है और स्याही बनाने में यूज होता है। ठीक है, एक विस्फोटक का कार्य करता है, रॉकेट में यूज होता है और स्याही बनाने जैसे इत्यादि कार्य में सेलुलोज नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू मटेरियल्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी की नर्व इम्पल्स जो होती है उसमें यूज होता है सोडियम तथा पोटेशियम, आयरन तथा फास्फेट, पोटेशियम एंड आयोडीन, सल्फर एंड आयोडीन। तो मानव शरीर में नस आवेग जो नर्वस इम्पल्स बोलते हैं वो किसकी वजह से होता है? सोडियम तथा
सोडियम तथा एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम की वजह से, जैसे NaCl, हम नमक खाते तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर उसे कम करना पड़ता है, तो ये सोडियम और पोटेशियम की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी है तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? अगर माता ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ये दो टाइप में होते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो अगर इस टाइप में दे रखा है तो वो ए ओ ग्रुप बनते हैं, तो हेट्रोजाइगस होता है, ये आपका हेट्रोजाइगस है। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देख लीजिए। फादर जो माता है वो ए ओ, और फादर का ए और ए बी ग्रुप, तो क्या कॉम्बिनेशन बने? ए बी ए ओ और बी ओ। तो जो इनके बेबी होगा, इनका शिशु होगा, उसका कौन सा ग्रुप होगा? एक तो ए ग्रुप वाला भी हो सकता है, ए बी ग्रुप भी हो सकता है, और बी, ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस ग्रुप ए, हेट्रोजाइगस बी या हेट्रोजाइगस ए। तो यहाँ पे कौन सा असंभव है? ए ग्रुप भी हो सकता है, बी ग्रुप भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ ग्रुप होगा वो इनके मध्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रुप हेट्रोजाइगस, ए बी ग्रुप, बी ग्रुप और ए होमोजाइगस, तो इतने टाइप के ग्रुप उसके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। प्रोटीन की कमी नहीं मगर दालों की कमी है, कारण दालों की मांग की वरीयता है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर दीजिए। ए तथा आर, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या, सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं, ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इंडिया में जो दाल है इनकी कमी है, ये सही है। दाल कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मांग की वरीयता है, मांग जो है सप्लाई से ज़्यादा है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। भारतीय विकास फोरम का पूर्ववर्ती नाम भारत सहायता क्लब था। तो कौन सा कथन असत्य है वो देखना है। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत द्वितीय पंचवर्षीय सेकेंड 5 ईयर प्लान में किया गया था, ये भी सही है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत हुई है। तो राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय। 1997 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बाकी ए बी और डी वो है तो सही, मगर यहाँ पे गलत देखना था तो वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST स्थित है पटना, हैदराबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थित है। अभी तेलंगाना में है स्थित। जिसकी स्थापना कब करी गई थी? 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला संभावित उपाय नहीं है? भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण तथा निर्यात को प्रोत्साहित, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। तो संभावित उपाय कौन सा नहीं है वो देखना है। तो प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना जो है, तो एक प्रसरणशील जो मौद्रिक नीति है इसका अनुसरण नहीं करना होता है। अगर करेंगे तो वो रुपए बढ़ने की वजह और गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान संस्था नाबार्ड है। कृषि व संबंध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का भाग है। केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना ब्लॉक स्तर पर की जाती है। तो कौन सा असत्य है वो देख लेते हैं। तो भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। ठीक है, जो सहकारी बैंक का गठन होता है वो 3 टियर है, 3 टियर सिस्टम है, 3 स्तरों वाला है। पहला होता है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा होता है इसके बाद केंद्र के जिला स्तर पर होता है जिला सहकारी बैंक, और ग्राम स्तर पे जो होता है उसे प्राथमिक ऋण समितियां बोलते हैं। तो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक स्तर पर जो ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां। तो केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना ब्लॉक स्तर पर की जाती है, ये गलत है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 3 लेवल पे की जाती है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जमा, अग्रिम, निवेश, मांग व अन्य अल्प सूचना मुद्रा। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया?
तो कौन सी जो है वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है? जमा, डिपॉजिट, अग्री मतलब एडवांस, इन्वेस्टमेंट और डिमांड एंड अदर शॉर्ट नोटिस करेंसी। अल्प सूचना मुद्रा, शॉर्ट नोटिस करेंसी। जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक में जो डिपॉजिट है वो उसकी एसेट नहीं है, परिसंपत्ति में शामिल नहीं है। बाकी जो एडवांस, इन्वेस्टमेंट और डिमांड और शॉर्ट नोटिस करेंसी है वो सब इसके एसेट्स हैं, बाकी डिपॉजिट को छोड़कर बाकी सारे एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। गरीबी मुक्त विजन के उद्देश्य में अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम 1977-78 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष का चयन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अटल नव परिवर्तन मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 19% है। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन देखना है। तो गरीबी मुक्त विजन का उद्देश्य अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम 1977 और 78 में राजस्थान राज्य द्वारा किया गया था, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष का चयन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, तो इसके अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन अप्रैल 2016 में हुआ था, ठीक है। अटल नव प्रवर्तन मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया। भारत में मेंथॉल तेल, जो मेंथॉल होता है इसे बोलते हैं पिपरमिंट। पिपरमिंट का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है, 90% है, 90% है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? लघु उद्योगों की समस्या कौन सी नहीं है? विपणन, वित्त, हड़ताल एवं तालाबंदी, कच्चा माल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्राइक एंड तालाबंदी एंड लॉकआउट, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? तो यहाँ पे हड़ताल और तालाबंदी जो है वो लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। अगर मार्केट नहीं है, विपणन नहीं है, वित्त नहीं है या कच्चा माल नहीं है तो वो लघु उद्योगों के लिए समस्या बन सकता है। तो हड़ताल हो या तालाबंदी हो तो लघु उद्योगों पे कोई उसकी समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए चालू खाते करंट अकाउंट में सम्मिलित नहीं होता है। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यात्रा एवं परिवहन,
माल अंतरण, अंतरण मतलब ट्रांसफर, गुड्स, विदेशी जो निवेश होता है वो पूंजी खाते में जोड़ा जाता है, ठीक, पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। अब चालू खाते के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है। तो गुड्स क्या होती हैं, हमारी दिखाई देती हैं, और सर्विसेज इनविजिबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना निम्न में से किस उद्देश्य से की गई थी? सामाजिक सुरक्षा हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण, कर्मचारियों की पेंशन के प्रावधान हेतु। तो सामाजिक सुरक्षा हेतु, राष्ट्रीय नवीकरण जो फंड था उसकी स्थापना उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु इसका उद्देश्य था। नेशनल रिन्यूएबल फंड। इसका मुख्य उद्देश्य जो था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया गया? बीमा व्यवसाय जो भी इंश्योरेंस होता है उसके लिए उसकी शीर्ष संस्था कौन सी है जो इस पे चेक एंड बैलेंस रखे, उस पे नियमन करे? सेबी, साधारण बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे एरडा बोलते हैं, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए। इसकी स्थापना कब हुई? सन 2000 में, ठीक है, अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया एरडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटिए। फ्रांस में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से प्राप्त की जाती है। बहार अरहर के फसल की प्रसिद्ध प्रजाति है। गंगा वाराणसी आंवले की एक संकर प्रजाति है। जो पूसा, सिंधु और गंगा है वो गेहूं की एक प्रकार की प्रजाति है। तो इसमें असत्य कथन को हमें देखना है। तो फ्रांस में नहीं, लेकिन यूक्रेन में, यूक्रेन जो कंट्री है, यूक्रेन में चुकंदर से चीनी प्राप्त की जाती है, फ्रांस में नहीं। यहाँ पे यूक्रेन होना चाहिए, अगर होता तो ये आंसर सही होता है, पर यहाँ पे असत्य कथन है तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान बेंगलुरु, केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, केंद्रीय औषध एवं सुगंध पादप संस्थान लखनऊ। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो है वो भावनगर में, भावनगर गुजरात, ना कि अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में नहीं होके ये भावनगर में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय औषध एवं सुगंध पादप संस्थान लखनऊ में स्थित है। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा का प्रतिपादन किया था रेगनर नर्क्स, जे टिनबर्गिन, अमर्त्य सेन, गुरनार मिर्डल। तो सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत का निर्धारण हेतु छाया कीमतों, जो शैडो
शैडो प्राइज होती है उसकी, वो किसने प्रतिपादन दिया था? टिन बर्गिन ने। जे टिन बर्गिन ने शैडो कीमतों की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ग्वालियर और ओरछा को निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी विश्व विरासत शहर सूची में शामिल किया है? यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनसीसीडी, मानवाधिकार परिषद। तो ग्वालियर और ओरछा को किस संस्थान ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को द्वारा जो होती है, यूनेस्को जो है वो विश्व विरासत सूची को संपादन करता है, विश्व विरासत सूची का संपादन करता है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा ग्वालियर तथा ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।